हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं अल्कोहल के सेकंड पार्ट की। आपको पता है कि एसीएफ केमिस्ट्री का जो वीडियो है इसमें अल्कोहल चैप्टर से जो सिलेबस में आने वाला है उसका एक पोर्शन मैंने बता दिया था, जिसमें हमने नॉमेनक्लेचर, उसका आइसोमरिज्म और उसकी प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन पढ़ी थी। ये जो आप देख जस्ट मेरे इसके पहले वाले लेक्चर में आप इसको देख सकते हैं। अब उसके आगे का पार्ट आता है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज भी इस सिलेबस में है और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अब जो है मुझे साथ साथ ये वो मैं क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा जो एक्चुअली एग्जाम में पूछे गए, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि अब अल्कोहल का हमने बनाना सीख लिया अकॉर्डिंग टू सिलेबस, है ना, और ये भी देख लिया कि कैसे उसका नेमिंग करते हैं और कैसे हम क्या उसका प्रॉपर्टीज अब देखते हैं ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की। दो मेनली प्रॉपर्टीज हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वैसे तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारे रिएक्शंस हैं अल्कोहल में, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ वही रिएक्शंस मेनली बताना चाहूंगा जो एक्चुअली जिस टाइप के पूछे जा सकते हैं, क्योंकि और रही बात कॉन्सेप्ट की तो उसमें बहुत ज्यादा मैकेनिज्म से क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। तो सीधे सीधे आपको रिएजेंट्स याद करना है, उसके बेस पे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ जैसे अल्कोहल का पार्ट 2 जो है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या देखते हैं कि उसका वो लिक्विड है, सॉलिड है कि गैस है ना। देखते हैं कि वो कलर कैसा होगा उसका, है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, यही सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखी जाती है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करते हैं कि C1 to C11। कहने का मतलब ये है कि कार्बन नंबर 1 से लेके 11 तक के जो अल्कोहल्स हैं जैसे कि मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सभी कलरलेस हैं। वैसे तो सभी अल्कोहल कलरलेस होते हैं, हायर वाले भी कलरलेस होंगे, बट कलरलेस होने के साथ साथ ही लिक्विड होते हैं। आप अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल तो आपने देखा ही है। अभी सब सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, सैनिटाइजर में क्या है, अल्कोहल 70% बोलते हैं। अब ये मत इस पर मत जाइएगा कि यार वो तो कलर्ड होता है, उसमें और भी चीजें मिली होती हैं जिसकी वजह से वो कलर्ड होता है, बट एक्चुअली जो अल्कोहल होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है ना। और वो लिक्विड है C1 से C11। बट जैसे C12 मतलब 12 कार्बन या उससे ज्यादा हायर नंबर ऑफ कार्बन वाले जितने भी अल्कोहल होते हैं वो वैक्स के फॉर्म में होते हैं, सॉलिड होते हैं। वो बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं बट वैक्स के फॉर्म में होते हैं, तो हम बता सकते हैं ये सॉलिड है। ये बेसिक चीजें हैं, ये इससे छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं। कोई दे सकते हैं, मान लो पेंटेनॉल, पेंटेनॉल कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है ना। दूसरी बात ये कि टॉक्सिक है। जैसे कि मिथेनॉल की बात करें तो मिथेनॉल तो हाईली टॉक्सिक होता है ना। अगर हम लोग अभी आपने सुना होगा कि इस समय जब सैनिटाइजर की शॉर्टेज चल रही थी तो बोल रहे थे सैनिटाइजर लोग घर पे ही बना ले रहे थे, कोई लैब पे बना ले रहा था। तो आपने कभी देखा होगा इसमें इथाइल अल्कोहल ही ज्यादा यूज होता है, ना कि मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल जो है क्या होता है, टॉक्सिक होता है ना। इथाइल अल्कोहल कम टॉक्सिक है, जो यूज में लाया जा सकता है, इसलिए उसका यूज किया जा रहा था। रही बात आगे इसकी वेट की, तो लाइटर देन वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, H2O, और अल्कोहल का क्या होता है, ROH, है ना। H2O में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होने के कारण वो आस पास होते हैं, तो थोड़ा सा डेंसिटी, वेट इसमें थोड़ा सा उनके डिफरेंस आ जाता है। तो ये क्या होता है, वाटर से थोड़े से हल्के होते हैं, है ना, है तो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम टाइप का। अगली बात आती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब कि वाटर में वो अल्कोहल जो है मिक्स होता है कि नहीं, मिजिबल है कि नहीं, घुलनशील है कि नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी या मिजिबिलिटी। तो आपको तो पता ही है अल्कोहल सैनिटाइजर जो है उसमें आप उसको आप पानी में मिक्स करोगे तो पूरी तरह से मिजिबल होता है ना, पूरी तरह से घुलनशील होता है। तो हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो हम बात करते हैं इट इज मिजिबल विथ वाटर। अब मिजिबल विथ वाटर है तो मेनली आप देखा जाए तो C1 से लेके C3 तक ये हाईली मिजिबल होते हैं। ये बहुत जल्दी क्या होता है, उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि इसमें अल्कोहल का पार्ट कौन सा है, वाटर का पार्ट कौन सा है। लेकिन जैसे जैसे नंबर कार्बन के नंबर बढ़ते चले जाते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। मैं कह सकता हूं कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ नंबर ऑफ कार्बन या मास, नंबर ऑफ कार्बन। अल्कोहल में जितना ज्यादा कार्बन होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। मैं फिर से कह रहा हूं, अल्कोहल में जितना ज्यादा कार्बन होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो इसका जैसे कि क्वेश्चन आता है, सपोज ऐसा पूछ दिया आपको कि CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, इसमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या है, सॉल्युबिलिटी का सही क्रम क्या है, घुलनशीलता का सही क्रम क्या है। तो आपको करना क्या है, जितने ज्यादा कार्बन सॉल्युबिलिटी उतनी क्या होगी, कम होगी। कारण क्या है इसका, कारण यह है कि अल्कोहल के दो हिस्से होते हैं, एक R अल्काइल ग्रुप और एक OH। ये जो हिस्सा है ये हाइड्रोफोबिक है,
हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी से अटैच हो जाता है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, हाइड्रोफिलिक। और ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये जो पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से दूर भागता है, वाटर से दूर रहता है। तो ऑब्वियसली ये वाला हिस्सा अल्कोहल का, अगर ये अल्कोहल है, ये वाला हिस्सा OH है, ये पानी की तरफ जाना चाहता है और ये पानी की तरफ नहीं जाना चाहता। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो पानी से हमेशा दूर रहेगा, तो घुलनशीलता धीरे धीरे कम होगी। कब? जब कार्बन की संख्या बढ़ती चली जाएगी। जब हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा होगा तो ऑब्वियसली उसकी घुलनशीलता या मिसिबिलिटी या सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। इसलिए ये कहा जाता है कि सॉल्युबिलिटी जो है नंबर ऑफ कार्बन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ध्यान रखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सिंपल सा, अभी तक आया नहीं है, आने के चांसेस हैं, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट, इसमें भी कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट काम करता है। अब बॉइलिंग पॉइंट सोचिए, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा कि हम किसी चीज को बॉइल कर रहे हैं तो कितने देर में किस टेम्परेचर पे क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा। तो आप तो जानते हैं अल्कोहल और वाटर में किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, वाटर की 100 डिग्री सेल्सियस, अल्कोहल तो 56 के आसपास ही क्या होता है, बॉइल हो जाता है। तो सीधी सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट जो है डिपेंड करता है किसमें, मास पे या नंबर ऑफ कार्बन चेन पे, उस पे डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं सीधा सीधा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? मास जब बड़ा होता जाएगा तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वॉन्डर वॉल हो गया या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो अणु जो है पास पास होंगे, जब पास पास होंगे तो वो आसानी से लिक्विड फेस को छोड़ के गैस फेस में नहीं जाएंगे। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। तो मैं कह सकता हूँ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। तो सेम क्वेश्चन अगर इसके लिए पूछे, बॉइलिंग पॉइंट के लिए, सॉल्युबिलिटी के लिए पूछा, और सेम क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट के लिए पूछे तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होगा। बहुत सिंपल, जितने ज्यादा कार्बन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन बात अगर आइसोमर की हुई, आइसोमर तो मैंने बताया था आप लोगों को, देखिए जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ, CH3 CH2 CH2 OH और CH3 CH CH3 OH, यहाँ पे दो अल्कोहल है। अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों का नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम है, तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होगा। तो ये क्या है, स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांचिंग हो गई है। तो ब्रांचिंग होने की वजह से उसका शेप क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया है। और ये क्या है, अभी भी बड़ा है इसका, है ना। तो शेप ये जो देखा जाए इसका स्फीयर जो ये है बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। बड़ा साइज, बड़ा स्फीयर होने का मतलब ये है कि वो ज्यादा इंटरेक्शन करेगा अपने जैसे मॉलिक्यूल्स के साथ, और ज्यादा इंटरेक्शन करेगा तो वो पास पास रहेंगे, और पास पास रहेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। जैसे यहाँ नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से ज्यादा हो रही थी, यहाँ कार्बन के नंबर तो सेम है, बट क्योंकि इसका शेप वो बड़ा हो रहा है तो हम कह सकते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है इससे ज्यादा होगा। तो ये इस तरीके से ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, सिंपल से कुछ मैंने 5 जो प्रॉपर्टीज बताई हैं, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूं। तो आप सिंपली ये ऑर्डर पढ़ लीजिए कैसे हो रहा है, ये ध्यान में रखना है बस आपको। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, सॉल्युबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल है वो याद रखिए बस। अब इससे जो भी क्वेश्चन बनता है आप इसी कॉन्सेप्ट को लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ना। तो इसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बात करते हैं किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में, कि अल्कोहल जो है किस टाइप के रिएक्शंस देगा। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि अल्कोहल जो है किस तरीके से रिएक्ट करेगा, किस किस चीज से रिएक्ट करेगा, है ना। केमिकल रिएक्शंस इसके क्या होंगे। तो बहुत सिंपल है, इसके लिए पहले अल्कोहल का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। बहुत सिंपल से अल्कोहल में लिखता हूं यहाँ पर, जैसे कि है CH3OH, यही अल्कोहल, इसके पास लोन पेयर भी है। देखिए ऐसा है कि जो केमिस्ट्री वाले हैं जो इस एग्जाम में के लिए अपियर हो रहे हैं, और जो केमिस्ट्री जिनका बैकग्राउंड रहा है उनके सब बहुत सिंपल भी लगेगा और बहुत इजी है, बट जिनका बैकग्राउंड केमिस्ट्री नहीं है उनके लिए थोड़ा सा टफ है। इसलिए मैं केवल सिंपलेस्ट पार्ट को लेकर आपके सामने आया हूं ताकि आप उसको इजीली इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो बहुत सिंपल सी चीज मैं समझा रहा हूं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम जब को देखना होता है किसी का भी कंपाउंड का, तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब कोई किसी से रिएक्ट कब करेगा, जब या तो कोई नया बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड बनने के लिए बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। क्यों ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि ऑटोमेटिक कोई आके ऐड हो जाए। तो कोई भी चीज नहीं आने के लिए इसमें बॉन्ड ब्रेक होना जरूरी है। अब बॉन्ड ब्रेक होगा तो कितने तरीके से हो सकता है। एक, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ
तो एक टाइप का रिएक्शन होगा जिसको मैं लिख सकता हूं फर्स्ट टाइप का रिएक्शन हुआ ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, ये मैं कह सकता हूं दिस इज द वन टाइप ऑफ रिएक्शन। वहीं पे अगर बॉन्ड ये वाला ब्रेक हुआ तब मैं क्या कहूंगा ब्रेकिंग ऑफ क्या होगा COH बॉन्ड है ना। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो अलग टाइप के रिएक्शंस होंगे, O और H के बीच बॉन्ड ब्रेक हुआ तो अलग टाइप के रिएक्शंस होंगे। और इसी तरीके से अगर पूरा मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट करता है किसी रिएक्शन में, जैसे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो गया जिसमें ये बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, तो उस टाइप के भी रिएक्शन हो सकते हैं। तो इसमें तीन टाइप के रिएक्शन होंगे, पहला जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा, या दूसरा जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, और तीसरा जब दोनों ही बॉन्ड ब्रेक होंगे। ठीक है, तो तीन कैटेगरी में केमिकल रिएक्शन देता है। हर कैटेगरी को हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के रिएक्शन देता है। रिएक्शन बहुत सारे हैं बट हम उन्हीं रिएक्शंस पर फोकस करेंगे जिनकी मैकेनिज्म बहुत सिंपल सी हो और जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्वियसली क्योंकि उस लेवल का केमिस्ट्री इसमें नहीं पूछा जा रहा है इस एग्जाम में, तो हाई लेवल की मैकेनिज्म बताने का भी मतलब नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, है ना। तो अगर OH बॉन्ड को हमको ब्रेक करना है तो इसके लिए किस टाइप के रिएक्शन ये देता है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये देता है एसिड बेस रिएक्शन। अब एसिड बेस यहां कहां से आ गया, तो बहुत सिंपल है भाई, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जब कोई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है तो वो उसको छोड़कर जाने की टेंडेंसी रखता है, और कोई भी हाइड्रोजन जब छोड़कर जाने की टेंडेंसी रखता है तो वो एक एसिड की तरह बिहेव करता है, और ये मैंने आपको एसिड बेस कॉन्सेप्ट में भी बताया है। तो अगर ये अपना हाइड्रोजन रिलीज करेगा, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा RO और H, ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो ये एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, तो ये बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो ये कहलाएगा एसिड बेस रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जब ये रिएक्शन करता है, रिएक्शन विथ मेटल्स, तो ये एक टाइप का क्या रिएक्शन देता है, एसिड बेस रिएक्शन देता है। तो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, तो ये RO, चलिए मैं H को अलग लिख लेता हूं, ये H है ना, और प्लस मेटल, तो जब भी इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा MOR प्लस हाफ H2, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब ये मेटल कौन सा हो सकता है, मेटल आप यहाँ पे लिख सकते हो, सोडियम हो सकता है, मेटल कैल्शियम हो सकता है, मेटल मैग्नीशियम हो सकता है ना, इस तरीके से एल्यूमिनियम हो सकता है, किसी भी मेटल के साथ ये रिएक्ट करेगा। कोई एक रिएक्शन में लिख देता हूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कोई दूसरा लेते हैं, जैसे CH3OH, इसका रिएक्शन हमने सोडियम मेटल से कराया। क्वेश्चन में दे दिया कि CH3OH का रिएक्शन सोडियम मेटल से कराने से क्या बनेगा। बहुत आसान है भाई, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये बेस हो जाएगा, यहाँ पर सोडियम क्या करेगा, यहाँ पर बनाएगा CH3ONA प्लस हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अगर मैग्नीशियम रिएक्ट करता है तो कैसा होगा, तो मैग्नीशियम के लिए दो चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2, आपको पता है। ये बनेगा Mg और ये OCH3 जो है ये दो जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके की रिएक्शन जो है मेटल के साथ ये देता है कौन, अल्कोहल, है ना। ये जो मेटल के साथ बनता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोक्साइड, ये कहलाता है एल्कोक्साइड। तो इसी तरीके से जैसे ये कहलाएगा सोडियम मिथॉक्साइड, ये कहलाएगा मैग्नीशियम मिथॉक्साइड। अगर इथाइल अल्कोहल होता है तो कहलाता सोडियम मिथॉक्साइड, मैग्नीशियम मिथॉक्साइड, एल्यूमिनियम मिथॉक्साइड। इस तरीके की चीजें जो है इस टाइप के रिएक्शन में आती है। तो ये ध्यान में रखिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत सिंपल है ये, ज्यादा आपको ध्यान नहीं, उसमें टेंशन नहीं है। और इसी में जो सेकंड है एसिड बेस रिएक्शन, सेकंड मींस बात कर रहे हैं इसका सेकंड नहीं, ये बी लिख देता हूं मैं, क्योंकि ए था ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड का एसिड बेस रिएक्शन। वैसे एक और रिएक्शन जो है वो देते हैं, वो है एस्टर फॉर्मेशन। क्या देते हैं, एस्टर फॉर्मेशन। अब ये एस्टर क्या है देखिएगा, बहुत सिंपल सी चीज है। जब कोई अल्कोहल है ना एसिड या एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करता है, एसिड कैसा होता है भाई, ये इस तरीके से C≡O और ये R। अब ये क्या है, एसिड है RCOOH, और ये क्या है, अल्कोहल है। तो अल्कोहल का H
और एसिड का OH, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं और बन जाता है H2O, और ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो जब ये आपस में जुड़ेंगे तो बनेगा क्या, ये क्या है RO, और यहाँ से क्या बनेगा C डबल बॉन्ड OR, और ये क्या है एस्टर RCOOR, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टर। तो इस टाइप से एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। अगर यहाँ OH की जगह Cl होता तब भी यही एस्टर बनने वाला था, बस फर्क कितना है, यहाँ HO और OH मिलकर क्या बनाते हैं H2O, तो यहाँ Cl और H मिलकर क्या बनाता HCl। तो ये जो रिएक्शन है वो कहलाता है एस्टर फॉर्मेशन। अब आप सोचेंगे कि इससे क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछना क्या है, एक क्वेश्चन दे दिया सपोज आपको C2H5COOH रिएक्ट्स विद CH3OH, कौन सा उत्पाद बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो ज्यादा सोचना नहीं है भाई, अल्कोहल है इसका H निकलेगा और इसका क्या निकलेगा OH, क्या बनेगा जो बचा वो बना दो। तो ये बन गया C2H5CO, तो रहेगा एक OH गया है और इसका जो है OCH3 यहाँ जुड़ जाएगा, दिस इज कॉल्ड एस्टर। तो ये हो गया एस्टर फॉर्मेशन। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देख रहे हैं अल्कोहल की, तीन टाइप की मेनली ये रिएक्शन देगा, जिसमें से पहला टाइप है OH बॉन्ड की ब्रेकिंग, उसमें ये दो टाइप के रिएक्शन दे रहा है, एक एसिड बेस रिएक्शन और एक एस्टर फॉर्मेशन। इसमें ये जो मैंने R लिखे हुए हैं ये अल्काइल ग्रुप है, और वो अल्काइल ग्रुप कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, उसके बेस पे आपको सिर्फ इसकी ये थ्योरी याद रखनी है कि यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। अगर एसिड क्लोराइड है ना, COCl दिया हुआ है तो Cl के साथ HCl बाहर निकलेगा, यहाँ H2 तो निकल रहा है ना, वैसे इसमें HCl बाहर निकलेगा और बनेगा क्या एस्टर। तो जैसे होल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स OH बॉन्ड ब्रेकिंग। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड किसकी, जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अब हम बात करते हैं ब्रेकिंग ऑफ COH बॉन्ड की। कोई भी अल्कोहल में C में यहाँ पे कार्बन जो है, यहाँ अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, जो भी है उसमें जो भी कार्बन होगा उसका और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल सिग्मा बॉन्ड है, उस बॉन्ड की ब्रेकिंग से किस टाइप के रिएक्शंस जो है अल्कोहल देता है, किस टाइप के रिएक्शंस में वो पार्टिसिपेट करता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले ये जो रिएक्शन देता है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाम तो बिल्कुल सुना होगा इसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या चीज। इसमें क्या होगा कि अगर हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो अल्कोहल जो है रिएक्ट करेगा किसी भी एक ऐसे रिएजेंट से जिसके पास एक न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या चीज होती है, न्यूक्लियोफाइल मतलब एक ऐसा रिएजेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ज्यादा होता है, उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। या हम कह सकते हैं उसके पास लोन पेयर होता है इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके पास नेगेटिव चार्ज है इसलिए वो क्या है न्यूक्लियोफाइल है। तो ऐसे सारे रिएजेंट्स इनके साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, न्यूक्लियोफाइल के साथ तभी रिएक्ट कर पाएगा जब उसके साथ एसिड का प्रेजेंस हो। किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड का कोई प्रेजेंस होना चाहिए ताकि ये अल्कोहल एक्टिवेट हो सके, क्योंकि अल्कोहल जो है आसानी से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देता है, तो उसको रिएक्शन कराने के लिए हमको एसिड की जरूरत पड़ती है, चाहे वो प्रोटोनिक एसिड हो या लेविस एसिड हो। तो एसिड क्या करते हैं, उसको अल्कोहल के ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं कि वो इस टाइप का रिएक्शन दे, है ना। तो हमको क्या करना है, एसिड के प्रेजेंस में होता है। तो होगा क्या, जब ऐसा रिएक्शन होगा तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो OH की जगह, नेगेटिव पार्ट रहता है, OH की जगह जुड़ जाएगा और ये OH माइनस जो है वो बाहर निकल जाएगा। किसके साथ निकलेगा, अगर इसके साथ कोई पॉजिटिव पार्ट है तो वो उसके साथ बाहर चला जाएगा, हाइड्रोजन है तो H2O बन जाएगा, है इस तरीके की चीजें होगी। तो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, इतने सारे रिएक्शंस मैंने लिख दिए, सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब देखने में बहुत ज्यादा लग रहा होगा कैसे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, बहुत सिंपल, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सब में कॉमन क्या है, सभी में कॉमन है एसिड। इसमें देखो HCl है, एसिड है प्रोटॉनिक, ZnCl2 है, ZnCl2 क्या है, लेविस एसिड है। इसमें H2SO4 है, एसिड है। PX3 मतलब PCl3 PBr3 ये भी लेविस एसिड है। PCl5 लेविस एसिड है। यहाँ फास्फोरस Br2 ये भी वही बनाने वाला है, ये भी, और यहाँ SOCl2 भी एक लेविस एसिड है, और पायरिडियम ईथर तो यहाँ सॉल्वेंट का काम कर रहे हैं। तो सभी में एसिड तो कॉमन है। अब हमको क्या करना है इस टाइप के रिएक्शन में, ये ढूंढना है कि OH की जगह कौन आने वाला है। अगर OH की जगह कौन आने वाला है ये हमको पता चल जाए तो वही हमारा प्रोडक्ट होगा। बहुत सिंपल, दिखने में भी पता चल रहा है। यहाँ OH तो जाने वाला है बिल्कुल, तो जब ये जाएगा तो उसकी जगह कौन आएगा, तो यहां से कौन आएगा, Cl आएगा ऑब्वियसली, इसमें भी Cl है इसमें भी Cl है।
यहाँ से कौन आएगा, ये x आएगा। x क्या है यहाँ पर, x हो सकता है क्लोरीन, x हो सकता है ब्रोमीन, x हो सकता है आयोडीन, x कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, है ना। यहाँ भी px से भी लिखा है तो यहाँ से भी x आएगा। x क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। यहाँ से भी क्या आएगा, Cl आएगा PCl5 से। यहाँ से क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा। यहाँ से क्या आएगा, आयोडीन आएगा। यहाँ से क्या आएगा, Cl आएगा। तो आपको तो पता चल ही गया कि OH की जगह क्या है, प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। यहाँ क्या हो गया, RCl, यहाँ क्या होगा, RX। आप चाहो तो RBr, RCl जो बनाना चाहो, डिपेंड करता है कि सोडियम के साथ आपने क्या लिया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम हाइड्राइड। वैसे PX3 है तो PCl3 भी हो सकता है, PBr3, PI3। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, RX। वैसे यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCl, PCl5 लिए हैं तो Cl बनेगा। PBr2, ये भी अलग अलग मेथड है, क्लोरीन का अलग, ब्रोमीन का अलग, आयोडीन का अलग। ये कॉमन मेथड है PX3 के साथ हीट करना, और ये इस तरीके से आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अलग अलग, है ना। तो ये हो जाएगा RBr, ये वाला हो जाएगा RI, और ये वाला हो जाएगा RCl। बाई प्रोडक्ट्स क्या होंगे, ऑब्वियसली इसमें जो बाई प्रोडक्ट होगा वो SO2 होगा प्लस HCl होगा, है ना। वैसे ही और भी देख सकते हैं बाई प्रोडक्ट क्या निकलने वाले हैं, बहुत सिंपल है। बस मेन प्रोडक्ट की बात हमको करनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में मेन प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस होता है। तो ये तो बात होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो अल्कोहल देता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। बहुत सिंपल से क्वेश्चन बन सकता है इससे रिलेटेड, कैसे कि अल्कोहल जो है किसकी उपस्थिति में नाभिक से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं ना। तो क्या किसकी लिख देगा, एसिड, बेस, एम्फोटेरिक, कुछ भी किसके प्रेजेंस में। तो हम लोग बात करें किसकी, एसिड की। तो जब भी कोई एसिड होगा तो उस समय ये इस टाइप के रिएक्शन जो है वो देते हैं, ठीक है। अभी ये तो होगी फर्स्ट। सेकंड आते हैं डिहाइड्रेशन, है ना। तो डिहाइड्रेशन क्या चीज है, तो डिहाइड्रेशन का मतलब अल्कोहल जब किसी रिएजेंट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो वो अल्कोहल अपने ही मॉलिक्यूल से एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर करेगा, 1 या 2 या 3 जैसे भी हो। तो जब H2O के मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकलेंगे, ऑब्वियसली H2O का निकलना, है ना, पानी का बाहर निकलना ही डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पर भी हम कह रहे हैं डिहाइड्रेशन एक रिएक्शन है। तो किसी भी अल्कोहल से डिहाइड्रेशन कराने के लिए हमको रिएजेंट देखिए, डिहाइड्रेशन हमारा कब होता है, जब सनलाइट होती है, हीट बहुत ज्यादा होता है, तो हम भी डिहाइड्रेट होते हैं। तो अल्कोहल को भी किसकी जरूरत पड़ेगी, हीट की। तो आप देख रहे होंगे यहाँ जो मैंने रिएजेंट्स लिखे हैं इसके साथ हीट का साइन है, ये जो ट्रायंगल एक बनाया है ये सभी हीट के साइन है। तो बिल्कुल डिहाइड्रेशन एक टाइप का एलिमिनेशन रिएक्शन है ये, है ना। तो एलिमिनेशन हमेशा किसके प्रेजेंस में होता है, हीट के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ इतने सारे जो हीट लिखे हुए हैं, यहाँ से क्या होने वाला है, डिहाइड्रेशन। और ये जो रिएजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कौन कौन से एजेंट है जो डिहाइड्रेशन करेंगे, तो देखिए कॉन्सेंट्रेट H2SO4, KHSO4, H3PO4, ये जो लिखे हैं सारे के सारे एसिड हैं। इधर वाले लेविस एसिड है, इधर वाले प्रोटोनिक एसिड है। तो एसिड के प्रेजेंस में ही डिहाइड्रेशन होगा, इस बात का आपको ध्यान में रखना है ना। तो डिहाइड्रेशन के लिए हीट चाहिए और एसिड चाहिए। अभी डिहाइड्रेशन होके बनेगा क्या, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए, तो डिहाइड्रेशन किस तरीके से होगा वो ध्यान देना है। अल्कोहल की एक खासियत है, जब भी एल्कीन बनेगा तो एक टाइप का, एक नॉर्मली एल्कीन तो बनना ही है हर बार, जब भी अल्कोहल निकलेगा तो डिहाइड्रेशन के प्रेजेंस में होने क्या वाला है वो देख लीजिए। ये बनेगा CH3, CHOH और CH3। अगर मैं इसका डिहाइड्रेशन कराऊं तो क्या होगा, इनके एजेंट की उपस्थिति में एक तो OH निकलेगा, साथ में OH से जुड़ा हुआ कार्बन कहलाता है अल्फा, और उसके बगल वाले जो कार्बन होते हैं वो कहलाते हैं बीटा। तो किसी भी एक बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन है वो वहां से क्या होगा, बाहर निकलेगा, या तो इससे या तो इससे। क्योंकि इस वाले एग्जांपल में ये बीटा और ये बीटा दोनों क्या है, एक जैसे हैं। जब दोनों बीटा एक जैसे हैं तो किसी भी कार्बन से निकल जाएगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH, ये पूरा चला जाएगा और इसमें से एक हाइड्रोजन जाएगा तो उसकी जगह क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। या मैं इसका ऐसा भी लिख सकता हूं, अगर आप ऐसा लिख लिए तो ये पूरा गायब कर दीजिए और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए, तो ये बन गया CH, ये बन गया एल्कीन, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन होती है डिहाइड्रेशन। लेकिन इसमें और चीज है जो केमिस्ट्री वाले तो जानते ही होंगे, एलिमिनेशन जब भी होता है तो दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, एक होता है सैडजेब प्रोडक्ट और एक होता है हॉफमैन प्रोडक्ट। अब जब दो प्रोडक्ट बने हैं उसमें एक मेजर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ज्यादा बनता है और एक कम बनता है।
तो इसमें ज्यादा कम बनेगा वाला सिचुएशन कब आएगा वो देखिए। अगर मैं यही एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ये है CH3 CH2, CH2 का एक हाइड्रोजन मैं यहां लिख रहा हूं CHOH, और ये CH3, इसको भी मैं इसका एक हाइड्रोजन यहां लिख रहा हूं। ये अलग अलग लिखने का मीनिंग ये है कि OH तो जाने वाला है और ये अल्फा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। अब सोचने की बात ये है कि अगर मैं इसको बीटा 1 बोलता हूं तो इसको मैं बीटा 2 बोल देता हूं। अलग अलग क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही हाइड्रोजन है और इसमें 3 हाइड्रोजन है टोटल इस कार्बन पे। तो जब ये OH जाएगा तो किसी एक H को लेकर जाएगा, तो किस H को लेकर जाएगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा उस बात पे आप फोकस करते हैं ना। तो इसमें मैं 2 प्रोडक्ट बनाता हूं। चलिए मान लो बीटा 2 से निकला यहां से, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। और यहां से निकला तो ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो जो बीटा 1 से निकला है और यहाँ बीटा 2 से निकला है, ये वाला प्रोडक्ट जो है वो कहलाता है सेटजेफ। अब आप बोलेंगे पहचाने कैसे कि ये सेटजेफ है, और ये वाला कहलाता है हॉफमैन। तो सेटजेफ जो है इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, ये भी ध्यान में रखना है, और हॉफमैन जो है माइनर प्रोडक्ट होता है। हॉफमैन अल्कोहल के केस में सेटजेफ प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होगा, चाहे कभी भी ये रिएक्शन दे, किसी भी टाइप का डिकैम्बिनेशन दे। एक होता है एनहाइड्राइड, है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंट में ही ये हॉफमैन प्रोडक्ट जो है मेजर देता है, वो एक ही केस है, बट बाकी सभी केसेस में सेटजेफ प्रोडक्ट जो है मेजर देता है। अब बात ये है कि सेटजेफ क्यों कहलाता है, सेटजेफ के लिए क्या डेफिनेशन है? तो सेटजेफ प्रोडक्ट उसको बोलते हैं कि जब एल्कीन बने अल्कोहल के एलिमिनेशन से, ठीक है, तो हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलना चाहिए जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। फिर से कह रहा हूं, उस कार्बन से हाइड्रोजन का निकलना जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो, वो देगा सेटजेफ प्रोडक्ट। क्योंकि इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थे, इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन थे, तो ये 2 हाइड्रोजन वाला कार्बन है, ये 3 हाइड्रोजन वाला कार्बन है। तो जिसके पास कम है वहां से अगर हाइड्रोजन निकला है तो वो कहलाएगा सेटजेफ प्रोडक्ट, जिसके पास ज्यादा है वहां से निकला है तो वो कहलाता है हॉफमैन प्रोडक्ट। और अल्कोहल के केस में हमेशा सेटजेफ प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और ये इसके डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का सेकंड पोर्शन है, जिसमें हमने देखा ब्रेकिंग ऑफ COH बॉन्ड के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं किसके बारे में कि होल अल्कोहल मॉलिक्यूल किस तरह से पार्टिसिपेट करता है ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में, या हैलोफॉर्म रिएक्शन में। हैलोफॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना समय मैं आपको देता हूं, तो फिर है ना। तो फिर हम लोग बात कर रहे हैं जब पूरा का पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल अगर पार्टिसिपेट करेगा, ऐसे रिएक्शन होते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हैलोफॉर्म रिएक्शन, है ना। तो ऑक्सीडेशन करते हैं अगर हम, तो 1 डिग्री जो अल्कोहल होते हैं RCH2OH, 1 डिग्री मैंने बताया था क्या होता है, अल्कोहल एक ऐसा अल्कोहल जिसमें OH पार्ट ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसके पास 2 हाइड्रोजन या एक ही कार्बन है। तो ये 2 हाइड्रोजन एक कार्बन वाला है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 1 डिग्री, वहीं ये 2 डिग्री है। तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आप कराओगे तो वो एल्डिहाइड या फिर एसिड देगा। वहीं आप 2 डिग्री का कराएंगे तो वो कीटोन देगा, चाहे वो, अब रही बात एल्डिहाइड कब देगा और एसिड कब देगा और कीटोन कब देगा। तो कीटोन तो हर केस में देगा, लेकिन एल्डिहाइड कब देगा, जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, थोड़े वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब एसिड कब देगा, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से, ये मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है, देख लीजिए। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में होता है जैसे हैलोजन हो गया, या फिर फेंटॉन रिएजेंट का नाम का एक रिएजेंट है, जैसे कि FeSO4 H2O2 जो है मिश्रण है, मिक्सचर है, इसको हम फेंटॉन 1:1 में मिलाते हैं इसको, ये फेंटॉन रिएजेंट। वैसे MnO2 हो गया डाइक्लोरोमीथेन के साथ, K2Cr2O7 H2SO4 एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट, कोल्ड कंडीशन में वो क्या कहलाता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि हॉट कंडीशन में यही चीज क्या बन जाती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। जोन्स रिएजेंट जो कि है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड डाइल्यूट H2SO4 का जो है मिक्सचर है। वैसे सेरेट रिएजेंट है, सेम चीज, बस पैरिडीन होगा उसकी जगह। इसका जो सॉल्वेंट है वो एसीटोन होगा, इसका जो सॉल्वेंट है डाइक्लोरोमीथेन होगा। वहीं पे कॉपर है 300 डिग्री और Ag है 300 डिग्री सेल्सियस पे। ये सारे रिएजेंट है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे एल्डिहाइड में और 2 डिग्री को कीटोन में। एक और खास बात है, जो कॉपर है वो 3 डिग्री अल्कोहल को सीधे सीधे एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, डिहाइड्रेशन कर देता है ना। तो ये भी है, इसको ध्यान में रखना है। वहीं पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ये है, KMnO4
और बेसिक मीडियम में हॉट कंडीशन में KMnO4, एसिडिक मीडियम में हॉट कंडीशन में पोटेशियम डाइक्रोमेट और कॉन्सेंट्रेट HNO3 हीट के साथ। तो ये सारी चीजें जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आती है। तो ये 1 डिग्री को बनाने वाले हैं एसिड में इसको क्या करेंगे, ये कन्वर्ट करेंगे। तो है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये रिएजेंट्स आपको ध्यान रहेगा, आप आराम से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसके बाद आप लोगों को बताऊंगा क्या कि रिडक्शन रिएक्शन जो है वो कैसे होता है अल्कोहल में, और हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या है। हैलोफॉर्म से क्वेश्चन दिया था, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन के बाद आता है रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होगा, बहुत सिंपल है, एक ही है। अगर अल्कोहल का आप रिडक्शन कराते हैं HI फास्फोरस के साथ हीट करते हैं तो ये रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस मतलब ये ऑक्सीजन यहां से हट जाएगा और ये बन जाएगा RH। बहुत सिंपल है, जैसे कि CH3CH2OH। अगर आप इसका रिएक्शन कराते हैं HI फास्फोरस के साथ और हीट करते हैं तो क्या होगा, ऑक्सीजन यहां से हट जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CH3। तो ये क्या देता है, एल्केन। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि अल्कोहल किस रिएजेंट की उपस्थिति में एल्केन देता है, एल्केन उत्पन्न या एल्केन देता है उत्पाद के रूप में, है ना। तो क्या होगा, ऐसे रिएजेंट 4-5 दे देगा जिसमें से आपका आंसर होना चाहिए क्या, HI फास्फोरस के साथ हीट का कंडीशन, है ना। तो ये क्या है, रिडक्शन। इसी तरह से एक और रिएक्शन होता है हैलोफॉर्म रिएक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो दिया गया है क्वेश्चन में। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या है, तो हैलोफॉर्म का मतलब एक चीज है कि इसका जो रिएजेंट होता है हैलोफॉर्म का, वो रिएजेंट क्या होता है, H2 के साथ NaOH या बेसिक मीडियम में, है ना, बेसिक मीडियम में हैलोजन। तो बेसिक मीडियम में जब आप हैलोजन का रिएक्शन कराते हैं तो ऐसे 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल, ये भी कंडीशन है। 2 कंडीशन है इसकी, एक तो वो अल्कोहल 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि बीटा CH3 होना चाहिए, बीटा पोजीशन पे एक CH3 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब देखते हैं वो रिएक्शन क्या चीज है। तो अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल की बात करूं, जैसे कि CH3CH2OH, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। ये बीटा CH3 है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, इसका रिएक्शन जब हम इससे कराएंगे X2NaOH का मतलब क्या है, X कुछ भी हो सकता है ना, X में भी क्लोरीन, में भी ब्रोमीन एंड में भी आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो जब ये रिएक्शन देगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड पूरी तरह से क्या होने वाला है, ब्रेक होने वाला है, और ये वाला हिस्सा जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला जो हिस्सा है वो CHX3 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, इस हिस्से का एसिड क्या होगा, एक कार्बन का एसिड क्या होता है HCOOH प्लस ये वाला जो हिस्सा है वो क्या बनेगा, CHX3। दिस इज कॉल्ड हैलोफॉर्म। आप बोलेंगे हैलोफॉर्म क्या चीज है, तो ये X पे निर्भर करता है कि आपने यहाँ X2 में क्या लिया है। X अगर क्लोरीन है तो ये क्या बनेगा, CHCl3। X अगर ब्रोमीन है तो ये क्या बनेगा, CHBr3। X अगर आयोडीन है तो ये क्या बनेगा, CHI3। इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, है ना, नाम सुना है आपने। इसको बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म, है ना। इनका एक डिफरेंट कलर या डिफरेंट टाइप का प्रेसिपिटेट आता है अलग कलर का, जैसे आयोडोफॉर्म, दिस इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म, है ना। इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं अल्कोहल की पहचान के लिए, है ना। तो आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। आयोडोफॉर्म जो है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, जिससे क्वेश्चन भी आया था। तो ये तो हो गया 1 डिग्री का। वही मैं अब यही चीज 2 डिग्री में करना चाहता हूँ, मान लो तो CH3, है ना, CHOH और ये CH3, ये देखो 2 डिग्री में। तो इसमें होना क्या चाहिए, CH3 होना चाहिए, बीटा पे CH3 है। मान लो यहाँ CH3 नहीं है, यहाँ ये ऐसा है, तो ये बीटा हो गया, ये CH3 नहीं है, तो इधर साइड तो ये रिएक्शन नहीं देता, यहीं पे रिएक्शन देगा। और इधर भी ये CH3 नहीं होता तो ये रिएक्शन देता ही नहीं, ये वाला रिएक्शन जो है। तो इसका रिएक्शन में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये बन जाएगा CHX3, ये वाला पोर्शन, और ये पोर्शन क्या बन जाएगा, एसिड। तो इधर से ले लो CH3 CH2 और ये वाला हिस्सा हो जाएगा COOH। तो ये कहलाता है हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो इस तरह से अल्कोहल की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी है, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बता दी है, और इससे पहले मैंने इसके प्रिपरेशन मेथड और आइसोमर नोमेनक्लेचर की डिस्कस भी कर ली है। तो ये सारा था अल्कोहल के बारे में जो सिलेबस में है, और उसके जो क्वेश्चन लास्ट ईयर्स आए हैं उन क्वेश्चन को मैं भी आपके सामने डिस्कस करता हूँ।
तो देखिए ये वो क्वेश्चंस हैं जो अल्कोहल से रिलेटेड 2016-17 में पूछे गए। 2016 में 2 क्वेश्चन और 2017 में 2 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर तो आपके पास हो गई, फिर भी मैंने लिख दिया है क्वेश्चन। देखिए, अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, इसमें से किस तरीके से अल्कोहल नहीं बनाया जा सकता है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए भाई कि अल्कोहल किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो मैंने अल्कोहल का जो प्रिपरेशन मेथड इस वीडियो के जस्ट पहले वाले वीडियो में बताया है, वहां से आप देखिए कि किस किस तरीके से अल्कोहल बनाया गया है। वो उतना ही तरीका आप लोग पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। एथाइल ब्रोमाइड जो है यहाँ दिया है एक्वस क्यूएस, तो मैंने बताया था कि ये Br हटता है और OH यहाँ जुड़ जाता है, तो ये बन जाएगा C2H5। तो यहाँ से तो बन रहा है। ये रिडक्शन रिएक्शन है, LiH को रिड्यूसिंग एजेंट है, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ अल्कोहल। कीटोन का रिडक्शन करके क्या बनाते हैं, अल्कोहल मैंने बताया था। तो ये बन जाता है OH H और ये CH3, यहाँ पर भी बन गया। ये एस्टर है, एस्टर में भी यहाँ पर ये जो है ये बॉन्ड जो ब्रेक होता है और ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्कोहल में। मैंने आपको बताया था, तो ये भी बनाता है। CH3 CH2 Cl और H2, मैंने बताया था ये रिएक्शन होता तो है बट बहुत स्लो रिएक्शन है, बहुत ज्यादा हीट और रिएजेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो H2 डायरेक्ट इससे रिएक्ट नहीं करता है, NaOH के प्रेजेंस में करता है बट डायरेक्ट H2 इससे रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर अल्कोहल नहीं बनेगा और यही हमारा सही ऑप्शन होगा डी। ठीक है। वैसे ही अगला क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, विच फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो येलो कलर का अवक्षेप या प्रेसिपिटेट जो है वो आयोडीन और NaOH के साथ देता है। आयोडीन और NaOH, अभी लास्ट में मैंने बताया था हेलोफॉर्म रिएक्शन है, दिस इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म कौन देता है, जिसमें अल्कोहल के बगल वाला कार्बन जो कि अल्फा होता है, उसका जो बाद वाला है जिसको हम लोग बीटा बोलते हैं, वो CH3 होना चाहिए। यहाँ देखिए दिस इज बीटा, ये बीटा CH3 है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ये तो दे रहा है। फिर भी सबको चेक कर लेते हैं, ये खुद अल्फा है तो ये तो दे ही नहीं सकता। C6H5 में तो CH3 है ही नहीं, ये भी नहीं देगा। यहाँ CH3 है बट एक्चुअली यहाँ पर आप देखोगे तो पहले ये इस एजेंट की उपस्थिति में क्या होगा, पहले ये अल्कोहल बनेगा और या एल्डिहाइड में अगर देखें तो ये जो है बीटा यहाँ पर ये वाला है, तो इस केस में भी ये इस तरीके से रिएक्शन नहीं देगा और ये नहीं, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। वैसे 2017 में जो क्वेश्चन है C4H10 में नंबर ऑफ आइसोमर पूछा गया है। C4H10 कितने टाइप के आइसोमर्स देगा, तो C4H10 के अगर आइसोमर को देखने हैं तो मैंने आइसोमर के बारे में आपको बताया था कि इसमें आइसोमेरिक अल्कोहल पूछा है, सिर्फ 4 कार्बन है, 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन है, मतलब ये OH है। ये अल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है, आप उसकी चिंता ना करें। 4 कार्बन है, एक OH है, ये तो पहला खुद हो गया जिसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन है तो ये हो गया ब्यूटेन 1 और, क्योंकि पहली पोजीशन पे यहाँ OH। अब OH को अगर मैं दूसरी पोजीशन पे ले आऊं तो ये ऐसा बनेगा, दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन 2 और, ये दूसरा हो गया। अब क्या OH को आप और यहां ला सकते हैं तीसरी जगह पर, तो OH जो है यहाँ अगर आप लाओगे तो फिर से दूसरा पोजीशन कहलाएगा, तो हम यहाँ पर इसको नहीं लिख सकते, बट कार्बन की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। तो क्यों ना अगर इस कार्बन की पोजीशन में यहाँ चेंज कर दूं, ये 4 कार्बन की सीरीज थी, दोनों 4 कार्बन की थी, अब इसको 3 कार्बन की सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो 1 2, देखो आइसोमर जब बनाना है तो करना क्या है, OH का तो पोजीशन बाद में बनेंगे, पहले ये देखो मेन चेन कितने कार्बन की है, 4, यहाँ भी मेन चेन कितने कार्बन की है, 4, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, पोजिशनल आइसोमर। चेन आइसोमर बनाने के लिए चेन को कम करना पड़ता है, मुझे 3 कार्बन का बनाना है, तो एक कार्बन भी लगाना है, OH भी लगाना है। अगर मैं OH यहाँ लगा दूं और कार्बन यहाँ लगा दूं तो ये अभी भी क्या है, अब ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 और, लेकिन सेकंड पोजीशन पे क्या हो जाएगा, मिथाइल, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 और। तो यहाँ बताना ये चाह रहा हूँ कि 3 कार्बन की एक और चेन बन सकती है, ऐसे ही 3 कार्बन की C, तो यहाँ अगर मैं OH लिख दूं और यहाँ C, तो दूसरे पोजीशन पे आ गया, ये इसका पोजिशनल आइसोमर होगा। तो ऐसे करके कितना आइसोमर बनते हैं, 4, तो अगर 4 आइसोमर बनेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 4। ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन 2017 में ही पूछा गया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgI अगर फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बहुत आसान है, मैंने बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R होता है CH3, यहाँ CH3R है वो यहाँ रिएक्ट करता है, ये बनेगा HCH, मैंने बताया था यहाँ क्या आ जाएगा, CH3। ये पूरा मैकेनिज्म मैंने बताया आपको, और ये वाला हिस्सा O के साथ जुड़ जाएगा, ये बनाएगा OMgI, और फिर वाटर हाइड्रोलिसिस भी कराया गया है क्वेश्चन में, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये OH बन जाएगा, तो ये बनेगा क्या, नीचे लिखा है CH3, ये हो गया CH2 और ये ऊपर में आ जाएगा OH। तो यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन। तो इस तरीके से ये वो क्वेश्चंस हैं
जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और भी क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे, एक बार सारा सिलेबस हो जाए फिर कुछ एमसीक्यूज जो है वो उसके भी मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे हमको उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये अल्कोहल का यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एसिटिक एसिड के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रिपरेशन कैसे होती है और वो किस टाइप के रिएक्शंस देते हैं, है ना। तो ये आप होप करता हूँ कि आपको ये सारा जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा, है ना। तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम।